नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड में 800 करोड़ के जीएसटी घोटाले में ईडी रेड। ईडी की रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में छापेमारी, 8 ठिकानों पर एक साथ एक्शन। झारखंड में 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच कर रही ईडी ने गुरुवार सुबह से रांची, सरायकेला और कोलकाता समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने झारखंड के कुल 8 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की है। इस दौरान रांची के पीपी कंपाउंड स्थित कृष्ण अपार्टमेंट के चौथे तल पर भी रेड डाली गई। ईडी को इस दौरान हवाला और फर्जी कंपनियों के माध्यम से किए गए लेनदेन के कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। वहीं जमशेदपुर में स्क्रैप कारोबारी ज्ञानचंद जायसवाल और बबलू जायसवाल के ठिकानों पर टीम पहुंची। इससे पूर्व भी ज्ञानचंद जायसवाल को ईडी ने इस मामले में जेल भेजा था। ये दूसरे दौर की कार्रवाई है। जमशेदपुर में सर्किट हाउस एरिया, बिष्टुपुर, जुगसलाई, आदित्यपुर समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी चल रही है। रांची, जमशेदपुर के साथ साथ ईडी ने झरिया और धनबाद में भी दबिश दी है। रांची से आई ईडी की विशेष टीम ने झरिया थाना क्षेत्र के 4 नंबर मेन रोड स्थित जगदम्बा फर्नीचर दुकान और धनबाद के आपनो घर सोसाइटी स्थित आवास पर एक साथ दबिश दी। ईडी की ये कार्रवाई व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू अग्रवाल के खिलाफ चल रही आर्थिक अनियमितताओं और लगभग 200 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के गंभीर आरोपों की जांच के तहत की गई है। छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेज, बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े रिकॉर्ड, संपत्ति से संबंधित कागजात और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। डिप्टी मेयर को 25 गोलियों से छलनी करने वाले का एनकाउंटर। बिहार झारखंड का कुख्यात आशीष रंजन यूपी में ढेर। एसटीएफ ने रोका, AK-47 से फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुधवार रात झारखंड बिहार के कुख्यात गैंगस्टर छोटू धनबादिया उर्फ आशीष रंजन को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। ये मुठभेड़ शंकरगढ़ क्षेत्र में हुई। पुलिस ने छोटू धनबादिया को घेरा तो उसने AK-47 से फायरिंग की। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, वो मारा गया। मौके से एसटीएफ को AK-47 पिस्टल और भारी मात्रा में 9 mm कारतूस मिले हैं। आशीष पर 2017 में धनबाद के डिप्टी मेयर नीरज सिंह को गोलियों से छलनी करने, गैंगस्टर अमन सिंह समेत कई लोगों की हत्या के केस हैं। बिहार, झारखंड और यूपी में वो एक्टिव था। धनबादिया प्रयागराज में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में आया था। इसी बीच एसटीएफ को इसकी खबर मिल गई। इसके बाद टीम ने उसे शंकरगढ़ में घेर लिया। शिवराज चौराहे पर एसटीएफ ने छोटू धनबादिया को रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। AK-47 और 9 mm पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की। एसटीएफ को मौके से AK-47 पिस्टल और भारी मात्रा में 9 mm कारतूस मिले हैं। छोटू पर कई राज्यों में गंभीर मुकदमे दर्ज थे। यूपी एसटीएफ को पिछले काफी समय से इसकी तलाश थी। गुरुजी के याद में सीएम हेमंत ने किया भावुक पोस्ट। कहा, नेमरा की धरती गवाह है उनके संघर्ष की। झारखंड की माटी आज एक ऐसी पीड़ा से भरी हुई है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। विशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से न सिर्फ एक युग का अंत हुआ है बल्कि झारखंड की आत्मा का एक अनमोल अंश भी विदा हो गया। वे सिर्फ एक जननायक नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे और उस संघर्ष की जीती जागती मिसाल थे जिसने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई। इस अपूर्णीय क्षति का सबसे गहरा असर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पड़ा है। एक बेटा जिसने अपने पिता को महज एक अभिभावक के रूप में नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक आदर्श और एक क्रांतिकारी विरासत के रूप में जिया, उसके लिए ये सिर्फ व्यक्तिगत शोक नहीं बल्कि भावनाओं का एक अथाह समंदर है। आज सुबह सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन और दादाजी सोना सोबरन मांझी को याद किया। अपने तस्वीर के साथ आज सुबह हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट साझा की वो शब्दों से नहीं, आत्मा से लिखी गई थी। उन्होंने अपने पिता दिशोम गुरु और दादाजी वीर शहीद सोना सोबरन मांझी को याद करते हुए लिखा, नेमरा की ये क्रांतिकारी और वीर भूमि दादाजी की शहादत और बाबा के अथाह संघर्ष की गवाह है। अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना। मानसून फिर हुआ एक्टिव। कई जिलों में वज्रपात का अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश। झारखंड में सुस्त पड़ा मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 अगस्त तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी और कुछ मध्य भागों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की
रफ्तार से तेज हवा चलने और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद शामिल है। मौसम विभाग ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। राज्य भर में वज्रपात और बारिश का सिलसिला 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। 9 अगस्त को भी तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। हालांकि 11 और 12 अगस्त को मौसम साफ रहने की उम्मीद है और किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। राजधानी रांची में बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश की कुल मात्रा 10.4 मिलीमीटर रही। झारखंड में 10 अगस्त तक सामान्य बादल छाए रहेंगे। 1-2 बार हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 11 और 12 अगस्त को भी 1-2 स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। गुमला की बेटी शुभांगी को राष्ट्रपति भवन से मिला 15 अगस्त कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता। गुमला की बेटी शुभांगी क्षितिजा सौरभ ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। कुछ समय पहले दिल्ली में आयोजित युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब उन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। ये निमंत्रण पत्र जब पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक उनके घर लेकर पहुंचे तो परिवार में खुशी का माहौल था। पोस्टल विभाग के अधिकारियों ने भी इसे गौरव की बात बताते हुए शुभांगी की प्रशंसा की। शुभांगी ने इस नियंत्रण को अपने जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बताया। उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कृष्णा कॉम्प्लेक्स में छापेमारी, कई ठिकानों पर एक साथ रेड। राजधानी रांची में एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। पीपी कंपाउंड के कृष्णा कॉम्प्लेक्स के 4थे तल्ले में ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि ईडी ने किस मामले में छापेमारी की है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ देर बाद सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। ईडी ने आज अहले सुबह की कार्रवाई की है। फ्लैट के अंदर और बाहर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी गई। ईडी कई बिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है। रांची के अलावा ईडी राज्य के कई अलग अलग इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। आईआईएम रांची देश का पहला संस्थान जहां मिड टर्म परीक्षा खत्म, इसकी जगह वर्किंग विद एआई प्रोजेक्ट, इसी से छात्रों का होगा मूल्यांकन। आईआईएम रांची ने प्रबंधन शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए मिड टर्म परीक्षाएं खत्म कर दी हैं। अब इसकी जगह वर्किंग विद एआई नामक प्रोजेक्ट से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को एआई टूल्स की मदद से बिजनेस से जुड़ी वास्तविक या काल्पनिक समस्याओं का समाधान निकालना होगा। वाई प्रोजेक्ट के जरिए छात्र अब सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ नहीं रहे बल्कि उसके साथ काम करना भी सीख रहे हैं। प्रोजेक्ट में छात्रों को समस्या पहचानने से लेकर उसका समाधान तैयार करने तक पूरी आजादी होगी। इसके लिए वो किसी भी उपयुक्त एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद छात्रों के काम का मूल्यांकन उनके तार्किक सोच, नैतिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान के तरीके के आधार पर किया जाएगा। इसका मकसद छात्रों में सिर्फ तकनीकी दक्षता नहीं बल्कि सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करना है। झारखंड के ग्रीन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, अब महीने में किसी भी दिन ले सकेंगे राशन। झारखंड के 24,97,000 ग्रीन कार्ड धारकों को माह से किसी भी दिन संबंधित माह का राशन दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगस्त माह से शुरू हो गई है। अभी तक माह के शुरुआती 15 दिनों तक लाभुकों को बैकलॉग और अंतिम 15 दिनों तक चालू माह का राशन दिया जा रहा था। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पीडीएस सिस्टम के माध्यम से योग्य लाभुकों के बीच बैकलॉग राशन बांट दिया गया है। सितंबर 2024 तक के बैकलॉग राशन का वितरण भी योग्य लाभुकों को पिछले कई माह से दिया जा रहा था। विभाग की माने तो जुलाई 2025 तक बैकलॉग राशन का वितरण लाभुकों के बीच किया गया है। आखिर क्यों बनी थी बैकलॉग की स्थिति? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाच्छादित गरीब लाभुकों को राज्य सरकार खाद्यान्न वितरण का काम झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करती है। बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, झारखंड पुलिस में 23,000 पदों पर आने वाली है वैकेंसी। झारखंड पुलिस में कुल 82,277 पदों में से वर्तमान में 23,673 पद रिक्त हैं। ये रिक्तियां पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से इंस्पेक्टर पद तक की हैं। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती और प्रोन्नति के जरिए ये रिक्तियां भरी जानी है। पुलिस में चतुर्थ वर्गीय आरक्षी और दरोगा के तौर पर सीधी बहाली होती है। वहीं आरक्षी से जमादार, जमादार से दरोगा और इंस्पेक्टर के रिक्त पद प्रोन्नति से भरे जाते हैं। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार जल्द विभागों को अधियाचना भेजेगी। पुलिस व समकक्ष पदों पर एक साथ होगी बहाली। राज्य सरकार ने झारखंड पुलिस में आरक्षी व आरक्षी के सभी समकक्ष पदों मसलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी,
होमगार्ड में आरक्षी के पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया है। राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी के पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट में मंजूरी दी है, जिसके अनुसार पूर्व आवेदकों को प्रथम संयुक्त भर्ती प्रक्रिया में शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा में छूट दी गई है। आरक्षी व समकक्ष पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए राज्य सरकार अब अधियाचना भेजेगी। रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है डिजिटल भुगतान। बाबूलाल मरांडी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डिजिटल पेमेंट की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि 2014 से पहले जो डिजिटल भुगतान एक विकल्प था, अब वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने आगे लिखा कि अब ऑटो रिक्शा और चाय की टपरी वाले भी डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। साल 2020 से 2025 के बीच भारत में 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेन देन हुए हैं, जिनका कुल मूल्य 12,000 लाख करोड़ से भी ऊपर है। बाबूलाल ने इस बड़े बदलाव का श्रेय केंद्र की मोदी सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का नीति निर्धारण और तकनीकी मानकों पर सतत विश्लेषण व परिश्रम के कारण ये संभव हो सका है। तेज रफ्तार हाईवा ने किसान को कुचला। लातेहार में हल बैल के साथ घर लौट रहे थे जमींदार भगत। ग्रामीणों ने 5 घंटे सड़क जाम किया। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 50 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा बालूमाथ हेरहंज स्टेट हाईवे 10 पर लावागड़ा गांव के समीप शाम करीब 7:30 बजे हुआ। मृतक की पहचान हेरहंज प्रखंड के दूध माटिया टोला निवासी जमींदार भगत के रूप में की गई है। वे अपने खेत से धान की रोपनी कर हल बैल के साथ घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हल में जुते बैल भी बुरी तरह जख्मी हो गए। दुर्घटना को अंजाम देने के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मुआवजा और चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घटना स्थल पर सड़क जाम कर दिया। देखते ही देखते बालूमाथ हेरहंज मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना पाकर हेरहंज थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और सरकार की ओर से यथोचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। हजारीबाग में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झामुमो कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। इसी क्रम में आज हजारीबाग जिला झामुमो कार्यालय में एक शोक सभा और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारीबाग जिला झामुमो कार्यालय में दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, पदाधिकारी और केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य एकत्र हुए। इस मौके पर सभी की आंखें नम थीं और माहौल गमगीन। संजीव बेदिया, जिला अध्यक्ष झामुमो, ने कहा, दिशोम गुरु का हम सबके बीच से जाना एक अपूरणीय क्षति है। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों, आदिवासियों और शोषितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके विचार और आदर्श हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सिमडेगा में भूटकुदर गांव में सांप के डसने से वृद्ध की मौत। घर में जमीन पर सो रहा था। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कोरोमिया पंचायत के भूटकुदर गांव में सांप के काटने से 65 वर्षीय अल्बिनुस बा की मौत हो गई। ये घटना बुधवार देर रात की है। परिजनों के अनुसार अल्बिनुस बा घर में जमीन पर सो रहे थे, तभी एक जहरीले करैत सांप ने उन्हें काट लिया। जब घर वालों ने कुछ असामान्य महसूस किया और रोशनी जलाई तो उन्होंने सांप को भागते हुए देखा। रात में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण घायल अल्बिनुस को घर पर ही रखा गया। सुबह होने पर परिजन उन्हें ठेठई टांगर रेफरल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव भी मौजूद। झारखंड में हाल ही में हुई भारी बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। अपने आवासीय कार्यालय में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित इस बैठक में राज्य भर में भारी बारिश से हुई तबाही का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। साथ ही बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव भी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों और लोगों का जिलावार जायजा लेना था। साथ ही इस बैठक में प्रभावितों को समय पर उचित मुआवजा देने की तैयारी जारी है।
750 करोड़ का जीएसटी घोटाला, झरिया के व्यवसायी चीनू अग्रवाल के घर व दुकान पर ईडी की छापेमारी। 750 करोड़ के जीएसटी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम गुरुवार की सुबह से रांची, जमशेदपुर के अलावा धनबाद में भी छापेमारी कर रही है। रांची से आई ईडी की टीम झरिया थाना क्षेत्र के 4 नंबर मेन रोड स्थित स्थानीय व्यवसायी अमित अग्रवाल उर्फ चीनू अग्रवाल के जगदम्बा फर्नीचर दुकान और 4 बिल्डिंग अपनों घर की तलाशी ले रही है। ईडी की ये कार्रवाई आर्थिक अनियमितताओं और संदिग्ध लेन देन से जुड़ी जांच के तहत की गई है। टीम के सदस्य वित्तीय दस्तावेजों, बैंक लेन देन, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। बता दें कि जीएसटी घोटाला मामले में ईडी पहले भी छापेमारी कर चुकी है। पहले दौर के छापेमारी में ईडी ने कोलकाता से शिव कुमार देवड़ा, जमशेदपुर से अमित अग्रवाल और विक्की भालोटिया सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। हजारीबाग में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव, 7 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य। स्वास्थ्य विभाग ने फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कमर कस ली है। सिविल सर्जन सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय परिसर में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य फाइलेरिया से बचाव हेतु लोगों को दवा खिलाना और व्यापक स्तर पर जन जागरूकता फैलाना रहा। सिविल सर्जन ने बताया कि यदि हम सब मिलकर लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करें तो फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फाइलेरिया की दवा पूरी तरह सुरक्षित है और इसके सेवन से इस बीमारी से प्रभावी बचाव संभव है। इस अभियान के तहत करीब 7 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जन सहयोग और सामूहिक प्रयासों के जरिए ये लक्ष्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बोकारो में 6 महीने के बच्ची की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। बोकारो में चास स्थित एक क्लिनिक पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब परिजन क्लिनिक के सामने ही हंगामा करने लगे। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर 6 महीने के बच्चे की मौत के बाद गंभीर आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों ने कहा कि क्लिनिक के लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, आज हमसे परिजन मिले ही नहीं है। परिजनों का आरोप है कि कंपाउंडर ने डॉक्टर से मिलने नहीं दिया। परिजन बार बार मिन्नत करते रहे तो कंपाउंडर रिपोर्ट लेकर अंदर गया और कहा कि यही दवाई चलेगा और नोबेलाइजेशन के लिए कहा, जहां नोबेलाइजेशन के दौरान बच्चे की मौत हो गई जबकि इससे पहले बच्चा हंस खेल रहा था। हरमू रोड के एक बार में गाना बजाने को लेकर विवाद, प्राइवेट गार्ड ने की फायरिंग। हरमू रोड स्थित गौशाला चौक के पास एक बार में बुधवार की रात गाना बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गोली चलाने वाला किसी प्रभावशाली सफेद पोश नेता का अंगरक्षक बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बार में भोजपुरी गाना बजाने को लेकर कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मौके पर मौजूद एक निजी सुरक्षा गार्ड ने फायरिंग कर दी। बार में गोली चलने के बाद अफरा तफरी मच गई। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस फिलहाल बार में मौजूद लोगों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा सके। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोली चलाने वाला गार्ड कौन है और विवाद किस वजह से शुरू हुआ था। गिरिडीह के जमुआ, देवरी और गावा प्रखंडों को होमगार्ड बहाली से वंचित रखने से अभ्यर्थियों में आक्रोश। राज्य के 16 जिलों में 8,864 गृह रक्षक होमगार्ड पदों पर बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें गिरिडीह जिले के लिए कुल 708 पद स्वीकृत किए गए हैं। परंतु इस सूची में जिले के 3 प्रमुख प्रखंड जमुआ, देवरी और गावा को इस पद से वंचित रखा गया है। इस असमानता को लेकर इन क्षेत्रों के अभ्यर्थियों में गहरा रोष और निराशा है। जमुआ, देवरी और गावा प्रखंडों में हजारों युवा वर्षों से होमगार्ड सेवा में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ये अभ्यर्थी दौड़, प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता की तैयारी में जुटे हुए थे। ऐसे में इन तीनों प्रखंडों को पूरी तरह से बहाली प्रक्रिया से बाहर रखना न्यायिक असंतुलन और संवैधानिक समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन प्रतीत होता है। प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि ये केवल बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और समावेशता का सवाल भी है। जब पूरा जिला इस बहाली से लाभान्वित हो रहा है तो इन 3 बड़े प्रखंडों को अनदेखा करना गंभीर भेदभाव का संकेत है। अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि 10 अगस्त 2025 तक जमुआ, देवरी और गावा प्रखंडों के लिए भी होमगार्ड पदों का सृजन कर बहाली प्रक्रिया में शामिल किया जाए, अन्यथा वे आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में थाना स्थापित करने का प्रस्ताव खारिज।
जिले के दुलमी प्रखंड में थाना स्थापित करने का वर्षों पुराना सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। करीब 75,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में थाना खोलने के लिए भेजा गया प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ये प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा था, जिसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने समीक्षा के बाद अस्वीकृत कर दिया। समिति ने समीक्षा में पाया कि दुलमी प्रखंड में थाना स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। थाना स्थापित करने का प्रस्ताव खारिज होने से दुलमी के निवासियों को पहले की ही तरह अपनी समस्याओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। दुलमी प्रखंड में थाना नहीं होने की वजह से लोगों को अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए 20 किलोमीटर दूर रजरप्पा थाना जाना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने में लोगों को काफी परेशानी होती है, खासकर तब जब उन्हें किसी आपराधिक घटना की रिपोर्ट थाने में लिखवानी हो। ये पहली बार नहीं है जब दुलमी में थाना स्थापित करने की कोशिश की गई हो। इससे पहले जब 2009 में दुलमी को रामगढ़ प्रखंड से अलग कर एक नया प्रखंड बनाया गया था, तब से ही यहां एक थाना स्थापित करने की मांग की जा रही है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत की गुहार। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट आलमगीर आलम को जमानत देने से इनकार कर चुका है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आलमगीर आलम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था, तब से वो जेल में हैं। आरोपों के मुताबिक आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से 32 करोड़ 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। पैसे की बरामदगी होने के बाद आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था। रांची में 150 शराब दुकानों के लिए ई लॉटरी। नामकुम की दुकान सबसे महंगी, MGR 12 करोड़ 87 लाख। रांची जिले में शराब दुकानों की खुदरा बिक्री अब निजी हाथों में सौंपी जाएगी। इसके लिए 1 सितंबर से व्यवस्था लागू होगी। झारखंड उत्पाद विभाग की ओर से जिले की 150 दुकानों के लिए ई लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिनमें 122 दुकानें कंपोजिट शराब, विदेशी और देशी दोनों ब्रांड्स की बिक्री वाली और 28 दुकानें केवल देसी शराब की होंगी। ई लॉटरी में जिन 122 कंपोजिट दुकानों की नीलामी होनी है, उनमें सबसे महंगी दुकान रांची के नामकुम बाजार स्थित टाटा रोड के सदाबहार चौक क्षेत्र की होगी। इस दुकान का सालाना न्यूनतम गारंटीड राजस्व यानी MGR 12 करोड़ 87 लाख 92,858 रखा गया है। ये राशि संबंधित दुकानदार को हर हाल में सरकार को देनी होगी। तय MGR नहीं देने पर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सबसे सस्ती दुकान की बात करें तो वह और मांझी के चुटपालू स्थित मनातू क्षेत्र में है, जिसका MGR मात्र 98,36,000 है। रात से लापता व्यक्ति का शव सुबह कुएं से मिला। चेहरे पर चोट के निशान, हत्या की आशंका, परिजन रात भर करते रहे तलाश। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के बैरिया नवाहार गांव में गुरुवार सुबह एक कुएं से 45 वर्षीय रामजी राय का शव मिला है। रामजी राय बुधवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद अचानक लापता हो गया था। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार सुबह ग्रामीणों के साथ मिलकर आसपास खोजबीन की गई। घर से कुछ दूरी पर स्थित एक पुराने कुएं में उसका शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। केयू में PhD प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मौका, 20 अगस्त तक कराएं एडमिशन। कोल्हान विश्वविद्यालय ने PhD में प्रवेश प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार PhD की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी 20 अगस्त तक विश्वविद्यालय के PG विभागों में एडमिशन करा सकते हैं। इधर PhD में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर और संभावित कोर्स वर्क फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। ये कैलेंडर उन सभी उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने KUPT 2022 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार PhD के लिए नवनामांकित शोधार्थियों का इंडक्शन प्रोग्राम 21 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।